Society's main agents of change and progress. The power of youth is the common wealth for the entire world. Youth First with Dr. Amod Sachan. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मान और सम्मान के लिए। वास्तव में मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में हुआ था, कानपुर देहात गांव में। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में जरूर थे, लेकिन जितना बड़ा परिवार था उसके हिसाब से जो परवरिश के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास नहीं थी। और मेरी जो शिक्षाएं हैं, शुरुआती शिक्षा जो है वो लगभग हर क्लास एक नए शहर में हुई। जैसे थर्ड तक तो हम बस घर में ही एजुकेशन पाते रहे। थर्ड के बाद पहली बार एडमिशन हुआ तो इटावा में हुआ, फोर्थ फिफ्थ में फैजाबाद में, सिक्स्थ में लखनऊ में गिरधारी सिंह इंदरपुर इंटर कॉलेज में 6th क्लास किया, 7th क्लास मैनपुरी में, फिर 8th 9th 10th हमीरपुर में एक छोटा सा शहर है हमीरपुर ग्रामीण पश्चिम का, वहां पर मैंने 8th 9th 10th किया और सभी हिंदी मीडियम के स्कूल में किया। कभी भी मुझे कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। 3rd क्लास तक तो मैं जिन स्कूलों में पढ़ा हूं वहां पर अपना टाट फट्टा खुद लेके जाता था और उसी में बैठ के पढ़ाई हुई। तो मेरे मन में ये हमेशा रहा कि कुछ बनना है। 11th में और 12th में मैं यहाँ लखनऊ आ गया फादर का, और ये अलग अलग शहरों में जाने का कारण सिर्फ पिताजी की नौकरी थी। और 11th में जब यहाँ लखनऊ आ गए तो भी मुझको कॉलेज यहाँ भी अच्छा नहीं मिला। एक गवर्नमेंट जुबली कॉलेज है और उसके भी सबसे खराब बैच में एडमिशन मिला D6 में, जहां सिर्फ उद्दंडी बच्चे रहते थे। जब मैं गांव से आया था तो मुझे कतई नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे एडजस्ट करूं, और वाकई में एडजस्ट हुआ भी नहीं। और लगातार मानसिक द्वंद चलता रहा कि किसी तरीके से फिर मुझे वैसी कोई कॉलेज मिल जाए जहां पर कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रहते हों, मिलजुल के पढ़ सकें। तो 12th किया। इंसिडेंटली उस समय जब मैं 12th किया था तो मुझे आयु मेरी कम थी, 15 वर्ष आयु थी। CPMT में बैठने के लिए 17 वर्ष की आयु चाहिए होती है, तो अब 2 वर्ष बचे थे। तो उस समय हमको जो समझ में आया कि इस बीच में खाली है तो BSc कर लेते हैं। तो BSc में यही क्रिश्चियन कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। तो वहां से मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी में BSc किया। ये बात है 1977 की। 77 में एक अजीब ही तरीके का माहौल था पूरे भारतवर्ष में। ऐसा माहौल था जैसे दोबारा आजादी मिली हो। तो 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो पूरा देश आजाद हो गया। 2 साल तक काफी अनुशासित रहे। तो जब आजाद हो गया तो ये आवाज उठी कि साहब इम्तिहान ही न लिया जाए, इस साल बच्चों को ऐसे पास कर दिया जाए। तो बाद में फिर सरकार ने निर्णय किया ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इन बच्चों का भविष्य बड़ा खराब हो जाएगा कि बिना एग्जाम की सब पास कर दिए गए। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं कि पूरी किताब के सारे क्वेश्चन बना देते हैं टोटल, और वो करीब 10-12 क्वेश्चन उसमें बना दिए गए, और आप कोई से भी 5 अटेम्प्ट कर लीजिए जो आपको समझ आवे। मोटे तौर से यही था कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसी से आप पास हो जाएंगे। तो मैंने 1977 में BSc किया। BSc करने के बाद उसी वर्ष साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई CPMT का इम्तिहान दे दिया जाए। तैयारी तो कुछ करी नहीं थी। तो मेरे उस समय 752 नंबर आए आउट ऑफ 1200। ये फिगर याद है कि उस समय की ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट थी। और 752 और सिलेक्शन हुआ था 1000 के आसपास सिलेक्शन होता था। तो दूरी बहुत थी, 250 नंबर की करीब दूरी, 250 से ज्यादा नंबर की दूरी थी। लेकिन
मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि दो ही हमारे पास सहूलियतें थी। मेरे पिताजी बड़ा पुराने टाइप के आदमी थे, तो वो कहते थे जो कुछ करना खुद करो, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। पैसे थे नहीं, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, कुछ था नहीं। तो मेरे मन में एक ही विचार आया कि या तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो स्कोप है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, और अगर डॉक्टर नहीं बना तो फिर गांव में खेती करनी पड़ेगी, जो हमारे पिताजी का आदेश था, जो किसी तरीके से मन स्वीकार नहीं करता था कि मैं उस पृष्ठभूमि में जहां पला बड़ा हूं वो मैं खेती नहीं काम करूंगा। तो मेरे लिए ये जीवन और मरण का सवाल था कि अब हमें सीपीएमटी में सिलेक्ट होना ही है। और मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, अपने सामने बिल्कुल लिख के टांग लिया कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। अब जैसा घर परिवारों में होता है कि जो बड़े भाई छोटे भाई होते हैं, हमारे घर में बहुत से लोग, कजिन घर के लोग थे, सभी लोगों ने सीपीएमटी की तैयारी की थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उनको उस समय परिवार में ये लगता था कि सीपीएमटी एक ऐसा कोर्स है, ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन नहीं होता, इसके लिए विशेष टाइप के बच्चे होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और उसमें से एक मुझे याद है, एक बड़े भाई कजिन थे अजय, तो वो तो बाकायदे उन्होंने उसके लिए चिढ़ाने का काम किया कि ऐसे कहीं 752 नंबर है और तुम्हें सोचते तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उनके किसी कटाक्ष को मैंने जवाब नहीं दिया, अपने मन में दृढ़ निश्चय रखा कि हम करेंगे। और लिटरली मैंने अपने कमरे में लिख करके दीवार में लगा लिया कि मुझे इस साल सेलेक्ट होना है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मेरे पास कुर्सी और मेज भी नहीं था। तो मैंने एक लकड़ी का पटरा होता है, उसके नीचे ईंटें लगा करके उसको मेज बनाया और एक कुर्सी बाजार से खरीदी। उस समय 40-50 रुपए में कुर्सी मिल जाती थी उस समय, और ये हमारा रीडिंग टेबल था। और हमने दृढ़ निश्चय किया कि साहब हम जो है एग्जाम हमको क्लियर करना है। और लिटरली स्पीकिंग मैंने कमरे के बिल्कुल सिटकनी लगा दी। मैंने कहा अभी सिटकनी लगी है, ये तभी खुलेगी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जुट गया लगातार। उस समय यहां पर इच्छाराम चतुर्वेदी की कोचिंग थी। इच्छाराम चतुर्वेदी की कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से एडमिशन दिया। वो बड़े यूनिक टाइप की टीचर थे। पुराने संस्मरण आपको सुनाएंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। वो कुछ झटकी टाइप के आदमी थे और पढ़ाते बहुत अच्छे टीचर थे। मुझे पता चला कि यही आदमी है जिनके यहां रहकर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ये मेरा इंटेंशन था। तो उनकी कुछ कंडीशंस थी एडमिशन करने की। तो जब उनके यहां गया एडमिशन के लिए तो बोले कि देखो ऐसा है, मैं एडमिशन तो तभी करूंगा जब तुम्हारे पिताजी आएंगे कराने, क्योंकि मैं लड़कों के एडमिशन तभी करता हूं जब उनके पिताजी आते हैं, अन्यथा लड़के उल्टे सीधे आ जाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं और दंगा करते हैं। अब ऐसी कंडीशन, पिताजी तो जाने को तैयार नहीं। वो कहते मैं ये सब नहीं करूंगा, तुम्हें जहां मन चाहे सब करो, आई विल नॉट गो विद यू एनीवेयर। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैंने कहा सर पिताजी तो है नहीं यहाँ, वो बाहर हैं, जबकि वो यही लखनऊ ही पोस्टेड थे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा वो बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो कोई तो होगा घर में। हमने कहा माता जी हैं और एक बड़े भाई हैं। तो बोले माता जी क्या करती हैं? हमने कहा हाउस वाइफ हैं। क्या पढ़ी लिखी है? हमने कहा पढ़ी लिखी है, वो तो 5 क्लास से पढ़ी है। तो क्या उनसे भी क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा बड़े भाई हैं। क्या बड़े भाई क्या करते हैं? हमने कहा हिमेट पॉलिटेक्निक में वो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं। तो क्या उनसे क्या फायदा? वो तो खुद ही पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने लौटा दिया। उन्होंने मुझे लौटा दिया कि तुम्हारा एडमिशन नहीं करूंगा। एंड फिर मैं लौट आया, हिम्मत नहीं लेकिन आ रही। फिर मैं दूसरे दिन गया कि सर थोड़ा रहम कर दीजिए, बड़ी इच्छा है, और आप अगर रहम कर देंगे तो मेरा एडमिशन आप ले लेंगे तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। सिलेक्ट होने की गारंटी मैं आपको देता हूं, हो पक्का जाऊंगा, बस आप मेरा एडमिशन कर लीजिए। तो कहने लगे अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो, लेकिन 2 शर्तें और हैं। तो वो शर्तें भी तुमको वो माननी पड़ेगी, वो तुम्हें माननी है। तो हमने कहा बताइए सर, बाकी शर्तें आप बताइए, चाहे बताइए, सब मान, जो मुझे माननी मैं सब मान लूंगा। तो उन्होंने कहा पहली शर्त यह है कि किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। हमने कहा मैं कान पकड़ के उठक बैठक लगाता हूं, कभी नहीं छेड़ूंगा किसी लड़की को। और दूसरी शर्त बताई, जू के पीछे उनका
कोचिंग सेंटर था, तो उसकी दीवार जू की थी घर के सामने। जब जू कभी गए हो तो जानने में बाई तरफ एक सड़क जाती है नरही की, उसी में उनका 5वां 6वां मकान था, जहां उनका घर था, उसी में बाहर के 3 कमरों में वो कोचिंग चलाते थे। तो कहते थे इस जो जू वाली वॉल है इसमें कभी पेशाब नहीं करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ फनी थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। एंड देन हमने कहा ठीक है सर, ये तो दोनों शर्तें मंजूर, और जो कहिए सब शर्तें मान लेंगे, बस एक शर्त छोड़ के कि मैं पिताजी को नहीं ला सकता। और जब लगता था कि हाँ ये बच्चा अब उस लेवल पे पहुंच गया, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनका एक तकिया कलाम था बड़ा इंटरेस्टिंग कि लाल बुझक्कड़ गूंज गए। और वो लाल बुझक्कड़ गूंज गए का मतलब है तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो गया। तो एक बार उन्होंने ये तकिया कलाम जो है उसको उन्होंने अवार्ड किया, तो मुझे भी काफी खुशी मिली कि कम से कम चतुर्वेदी जी को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यू विल सरप्राइज टू नो कि 1 साल की मेहनत के बाद मेरे 1014 नंबर आए, 752 से 1014 नंबर आए, और मेरा सिलेक्शन KGM में हो गया। मेरे साथ और 4 विद्यार्थी थे जो तैयारी कर रहे थे, तो उसमें 2 का, एक का PHU में हुआ अशोक सेंगर, एक का AME में हुआ रवि प्रकाश एलहेंस, और 2 मेरे साथ और थे, उनका दोनों का कानपुर में हुआ। जबकि वो सभी बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा आगे के थे। वो उनका परिवेश भी अच्छा था, उनको सुविधाएं भी अच्छी थी, लेकिन लखनऊ में सिलेक्शन खाली मेरा ही हुआ। तो इस तरीके से इस पूरे एपिसोड से मैंने इतनी विस्तार से इसलिए बताया जिससे आप इसको समझ सकें कि आपको हिम्मत लगानी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन आपको स्वयं करना पड़ेगा कि इसकी क्या वैल्यू होती है। लेकिन अब मैं इसको पूरे जितनी रिसर्च मैंने कर ली है, अब उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आप कुछ भी ठान लें, आप वो हो जाएंगे। आप ये ठान लें कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो आप बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे डॉक्टर नरसिंह वर्मा कह रहे थे कि यू कैन स्टार्ट अ चेन। जितने लोगों की चेन, आप जितनी हिस्ट्री पढ़िए, हर जगह आपको मिलता है कि लोगों ने बहुत छोटे से तरीके से व्यवसाय शुरू किया और वो व्यवसाय आज इतना बड़ा व्यवसाय हो गया। और एज का भी कोई महत्व नहीं है। आपने एक नॉन वेज की चेन चलती है, क्या नाम, KFC। अब KFC के जो मिस्टर KFC हैं, he started the business at the age of 70 years, and that is the biggest chain of the world, available everywhere. तो न तो उम्र कोई महत्व रखती है, न कोई आपकी एजुकेशन कोई महत्व रखती है। आपको आपके विचार वो महत्व रखते हैं जो आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। बहुत खूब सर। और सर मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे ताकि हम सबके भी लाल बुझक्कड़ बन जाए। सर इसी के दौरान हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये बात लगातार जितने दिन आता हूं, जब आता हूं, इवन एट द स्टेज ऑफ रिपीटिशन, मैं ऑलवेज रिपीट करता हूं कि हमारे यहां पर किसी भी कारण से जो आ गया, वो उसका जन्म इस हिंद इंस्टीट्यूट में हो गया है, तो वो इस दुनिया का, पूरी दुनिया का एक सबसे अच्छा होनहार व्यक्तित्व बने। ये मेरी अंदर से उत्कंठा रहती है, क्योंकि मैं सभी बच्चों को अपने व्यक्तिगत बच्चों की तरह महसूस करता हूं। मेरा कभी भाव नहीं रहता कि वो कोई दूसरा। इसलिए कई बार मैं हार्श भी हो जाता हूं। जैसे अपने बच्चे के लिए हार्श हो जाते हैं, मैं हार्श हो जाता हूं कि ये संभव नहीं है। कोई भी आदमी इनडिसिप्लिन करे, गलत काम करे, उसको छोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए लेकिन जो भी स्टार्टिंग में आपकी एक रूपरेखा बन जाती है, वही आपको जीवन में आगे ले जाती है। तो इसलिए कभी भी गलत आदतों को, गलत संगत को कभी अपने पास फटकने देते हैं। यदि कभी, क्योंकि प्रलोभन आते रहते हैं, यंग एज है, प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभनों को बिल्कुल दबा दे वहीं और कहें ये समय नहीं है, जब समय होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ अपना कैरियर बनाना है और हर हालत में बनाना है और सबसे अच्छा बनाना है। आगे बढ़ते हुए सर आप एक ऐसी हस्ती हो जिसने सपना देखा भी और साकार भी किया। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सपने का जीवन में क्या महत्व है और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें किस और बढ़ना चाहिए और कैसे बढ़ना चाहिए? क्योंकि सर सपना हर इंसान देखता है, यहाँ बैठा हर इंसान देखता है, लेकिन हर कोई पूरा नहीं कर पाता। आपने किया, तो मैं चाहता हूँ कि सर आप लोगों को मार्गदर्शन दें सर इस बारे में। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सपने खुली आंखों से देखना चाहिए। सपने ऊंचे से ऊंचे सपने
हमें देखना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ पैरेलल आपको अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत दोनों का आकलन स्वयं करना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं, और यदि आपकी कॉन्शियस ये जवाब दे यस मैं कर सकता हूं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको रोक सके। कई बार ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति आ गई जिसने मुझको रोक दिया, ये व्यक्ति आ गया, ये परिवार की परेशानी आ गई। हमेशा यदि आपने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ आप लगे हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरी कायनात आपकी मदद करती है उन सपनों को पूरा करने के लिए। कैसे मदद करती है, ये रिसर्च का विषय जरूर है, जो मुझे अभी रिसेंटली मैंने इस पर गहन अध्ययन किया, शोध किया और बहुत सारे दूसरे लोगों की रिसर्च देखी कि ये कैसे काम करती है। तो जब आप कोई संकल्प लेते हैं, जब आप कोई विचार करते हैं, तो उस विचार के साथ होता क्या है? उस विचार के साथ दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि एवरी थॉट गोज इनटू आवर माइंड एंड फ्रॉम दैट माइंड इट गोज इनटू आवर होल बॉडी। और कैसे जाता है? नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स के थ्रू वो सिग्नल, वो संदेश जो हम क्रिएट करते हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल में चला जाता है। ये तो होता है अंदर। तो यदि कोई आपने ऐसा संकल्प लिया मुझे आज ये करना है, तो पूरी बॉडी को मैसेज जाता है यस माय मास्टर वांट्स दिस, तो वो पूरी बॉडी पहुंच जाता है। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस विषय को मैं डिटेल में बताना चाहता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे माइंड में सब संकल्प, सब विचार हमारे माइंड में आते हैं। माइंड के दो पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन उसको कहते हैं। चेतन मन है जिससे हम सब बातचीत कर रहे हैं, जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी गतिविधि करते हैं, सब चेतन मन है। ये हमारे कंट्रोल में होता है और हम जैसा चाहते हैं उसको मॉड्यूलेट करते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो कि अवचेतन मन है। तो जो अवचेतन मन है वो पूरा का पूरा हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसको पूरा कंट्रोल करता है। जो हमारी हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ब्रीदिंग है, जो बॉडी के और ढेर सारे फंक्शंस हैं, वो अवचेतन मन उसको ऑटोमेटिक करता रहता है। आपको नहीं पता कि आपका हार्ट बीट हो रही है, आप सांस ले रहे हैं, आपका डाइजेशन हो रहा है, अंदर बहुत सारी प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है, ये अवचेतन मन करता है। और अवचेतन मन बनता है हमारे इस जीवन के पूरे अनुभव के अवचेतन मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है पूरे जीवन की, उसके अंदर भरी हुई है। और वो जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है वही चेतन मन को प्रॉम्प्ट देता है। इसलिए आप जैसे होते हैं पहले, वैसे ही आप आगे भी एक्शन करते हैं। तो ये परमानेंट सिस्टम है। तो अवचेतन मन के साथ एक और खासियत है। अवचेतन मन कई जगह लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है कि अलादीन का चिराग है। अगर आप उसको कोई कमांड दीजिए तो आपकी कमांड कहता है बिल्कुल यस आका, आपने कहा है, अब मैं इसको पूरा इंतजाम करता हूं। और यदि आपने उसको कमांड नहीं दी, कमांड देने वाला आदमी 5% है, अवचेतन मन 95% है। तो ऐसे समझ लीजिए इतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें ड्राइवर तो एक आदमी है, आदमी उसमें 80 बैठते हैं, लेकिन वो ड्राइवर हवाई जहाज का हो, पूरा हवाई जहाज उड़ाता है, वो एक। तो इसी तरीके से चेतन मन है तो 5%, लेकिन यदि उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हमने नहीं दी तो उसके ऊपर अवचेतन मन हावी रहता है, सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी रहता है और उससे जो पुराने उसके संस्कार इकट्ठा है, मेमोरी जो इकट्ठा है, उसी के अनुसार उससे काम कराता था। इसलिए हम कभी सुधरते नहीं है। लेकिन यदि हम उसको ऑर्डर दे दें, कमांड दे दें, यू हैव टू फॉलो इट, देन वो यही कहता है यस आका, और उसके लिए लग जाता है। तो आपके शरीर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर कोई आदमी आ जाए, एक शेर आ जाए, तो दो तरीके के होंगे। जो सबकॉन्शियस माइंड है, कुछ कहेगा फाइट करेंगे, कुछ फ्लाइट करेंगे, और कुछ एकदम तन के खड़े हो जाएंगे, इसको पकड़ो, चारों तरफ से घेर लो, उसको बाहर कर दो। एक ही सिचुएशन है, लेकिन इतने लोगों का अलग अलग व्यवहार होगा। तो इसलिए पहले तो हमको, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी बताई,
उस समय न जानते हुए मैंने काम वही किया था, अपने अवचेतन मन से कहा यस तुमको इस साल सीपीएमटी में सिलेक्ट होना ही है, और उसे जवाब दिया यस हम करेंगे। और आपने उसके अनुसार पूरे शरीर की तैयारी कर दी, शरीर और मन पूरा तैयार कर दिया और आपने काम कर लिया। इसलिए अवचेतन मन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन अक्सर इसकी प्रैक्टिस जब तक हमको आती नहीं है तब तक हम अवचेतन मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप अवचेतन मन के अंदर आपने मैसेज दे दिया, उसने शरीर को आज्ञा दे दी, तो आपको एक प्रक्रिया और होती है कि ये सब जो थॉट्स हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, जितने थॉट्स हैं तो इनके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन ही बाहर ही भेजते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी का संदेश आप बाहर भेजते हैं वो उसी तरीके के माइंड से कनेक्ट हो जाता है। ये कर्म योग में विवेकानंद ने भी लिखा है और साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। अब मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम आ गया है जिसमें हम ये सब बातें रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। बहुत एडवांसमेंट हो गया है सब चीजों में। पहले तो खाली हाइपोथेसिस होती थी, लेकिन अब ये सारी थीसिस प्रूव हो चुकी है। तो वो पूरे ब्रह्मांड में वो संदेश भेजता है। तो जो उस लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनके मन से कनेक्ट हो जाता है, तो आपका थॉट कई हजार गुना ऑगमेंट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक बार सोच लीजिए, कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। उसका मदद करने का तरीका ये है। इसलिए हमेशा इस समय आप लोगों को बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर और बहुत सोच समझ के विचार करके किसी थॉट को पोषित और पल्वित करना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी मन में आया कुछ भी कर दिया। और शब्दों का बहुत महत्व है, इसलिए कभी भी असंवैधानिक शब्द, ऐसे शब्दों का उपयोग कभी ना करें जो आपके जीवन को खराब करें। अगर आपको कोई बात दृढ़ता से कहनी है, उसको गाली से कहने का कोई उचित नहीं है। आपका जीवन गाली बन जाएगा, आप वैसे ही हो जाएंगे और कभी आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके शब्दों को मन में विचार लाएं और उनको आगे उच्चारित। सर इतनी बड़ी जर्नी रही है सर आपकी, आपने सेटबैक्स और फेलियर को कैसे डील किया सर? देखो, फेलियर की डेफिनेशन ये है कि जितनी एफर्ट की आवश्यकता थी उस सफलता को पाने के लिए उतने नहीं किए गए, बस इतना ही उसका मतलब। फेलियर का मतलब असफलता नहीं है कि आप फेल हो गए अब ये जीवन खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर इतनी दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए कि उस फेलियर को एक इंस्पिरेशन की तरह लें। जैसे अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि मैं जब सीपीएमटी में फेल हुआ और जिस तरीके के नंबरों से फेल हुआ उस हिसाब से तो मुझे डिमोरलाइज होकर बैठ जाना चाहिए था और गांव जाके खेती करना चाहिए था। लेकिन मैंने उसको अवसर की तरह लिया और पूरी मेंटल तैयारी की, जो कुछ कर सकते थे किया और अल्टीमेटली सिलेक्ट हो गए। मतलब आप अगर मेरी पृष्ठभूमि में अगर देखें, सोचे, तो किसी तरीके से सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपका कोई भी एडमिशन ऐसा हो सकता है प्रेस्टीजियस कॉलेज में और उसके बाद आप इतने आगे की सपने ले सकते हैं। डॉक्टर नरसिंह वर्मा उसे दो साल जुड़े हुए हैं ये 3 साल, हाँ, तो ये हम लगातार देखते हैं। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं और एम्फेसाइज करूंगा, अच्छी तरह रट लीजिए, अंदर बैठा लीजिए। नेवर बी हेजिटेंट फॉर डूइंग एनी बिग थिंग, नेवर बी हेजिटेंट फॉर डूइंग एनी बिग थिंग। क्योंकि जब आप सपने देखेंगे, सपने आपने देखे हैं, उस सामने वाले को तो पता नहीं सपने देखे जा सकते नहीं देखे जा सकते, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का ड्यूटी भी आप ही के है, वो उस सामने वाले की नहीं है। तो कभी कोई भी आदमी आपको डिमोरलाइज करे, उसकी आप उपेक्षा करके आगे बढ़ जाइए और कभी किसी की डिमोरलाइज करने से मत डिमोरलाइज होइए। और मेरा तो नियम ये है, मैं आपको अभी वर्तमान की बता दूं, पास्ट की तो बहुत दूर की बात है, वर्तमान में भी ऐसा नहीं कि फेलियर्स नहीं आते, डिफीट्स नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, लेकिन मेरा मन बहुत बड़ा रिजिड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। कोई समस्या आने पर मैं समस्या से होने वाले प्रभाव को तो एक किनारे कर देता हूं, मन से हटा देता हूं और मेरा मन सिर्फ एक जगह काम करना शुरू करता है कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। बस उससे क्या होगा वो तो मैं दिमाग में नहीं लाता हूं, बस उसको कैसे मैं ओवरकम करूंगा। और जब आप ओवरकम करने के फॉर्मूले बनाने लगते हैं तो वो ओवरकम, सब समस्याएं ओवरकम हो जाती हैं।
और ओवरकम होने में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात है, हमारे अंदर जो मन की जो रूपरेखा है वो बड़ी रिएक्शनरी है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए सपोज किसी ने आपका अपमान किया तो क्या होगा, सामान्य व्यक्ति उसका भी अपमान करेगा। कोई व्यक्ति आपको घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, आपके प्रति द्वेष रखता है, आपके साथ बुरा भला व्यवहार करता है, तो आपका मन भी रिएक्ट करता है, ऐसा करता है, एक मारेगा मैं उसको 100 मारूंगा। यही हम गलती करते हैं। एक अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए कि प्रकृति के कुछ नियम हैं, ये प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह रख लीजिए। आप जो भी विचार करते हैं वो विचार आप अपने मन में करते हैं, दूसरे मन में नहीं कर रहे। वो जो विचार कर रहा है वो उसके मन में हो रहे हैं। तो मेरे मन के विचार मेरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, उसके मन के प्रभाव उसके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो वो जो भी सोचे सोचता रहे, मैं अपने मन में किसी भी प्रकार से किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। आप कोई चाहे मुझे गोली मारने आ जाए तो भी मैं उसके प्रति उसको करुणा रखता हूं, तो उसको कहता हूं तुम बेटा नहीं कर सकते हो ये। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूं, इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनने वाला किस्सा है, बहुत पुराना नहीं ताजा किस्सा है। अभी जब कोविड फैला था तो उस समय बहुत सारे मरीज सीरियस हो जाते थे, भर्ती हो जाते थे। तो एक शेखर हॉस्पिटल में हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, उनके पिताजी एडमिट हुए। एज यूजुअल ओल्ड एज थी, मल्टीपल बीमारियां थी, तो उनकी बटने चढ़ है, सीरियस बीमार थे और ज्यादा उम्र भी थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सिफारिश करा के एक बहुत सीनियर एडवोकेट हमसे फोन कराया मुझसे कि वहां एडमिट करा दीजिए। तो मैंने फोन कर दिया, उनका एडमिशन हो गया और अनफॉर्चुनेट है कि उनकी डेथ ही हो गई। तो इसको बहुत अच्छे से इसको आप अपने अंदर ग्रहण करिएगा तो आपको उसका समझ आ जाएगा इस पूरे एपिसोड में क्या हुआ। तो जब उनकी डेथ हो गई, डेथ के समय तो चले गए, उनका कुछ 3-3.25 लाख रुपए कुछ उनका बिल था, वो जमा कर दिए, चले गए। अब जब सब कम्युनिकेशन करके करके लौटे घर, तब उनको लगा कि अरे बताओ, मैं वकील, इतना बड़ा वकील हाई कोर्ट का, और मुझसे पैसे ले लिए। मैं जानता नहीं क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाता नहीं, इलाज मैंने काफी साल से खुद करना बंद कर दिया है, तो मैंने मरीज मालूम ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसका। मैं उसने शाम को 7-7:15 बजे उसने फोन किया मुझे। अच्छा, मेरे अंदर एक बड़ी खास बात है, मुझे लगता है कि नॉन अननोन कोई भी नंबर हो उठाओ, क्योंकि पता नहीं किसको मेरी जरूरत हो और मैं ना उठाऊंगा तो उसका काम नहीं बनेगा। तो मैंने उठा लिया 7:15 बजे, और इनफैक्ट मैं बाहर लॉन में टहल ही रहा था। उसके बाद उसने जो फोन उठाया तो उसने कोई बात ही नहीं करी, उसने वो सीधे गाली देने लगा, लगातार गाली दे, लगातार विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की गालियां जो होती हैं हिंदुस्तान में प्रचलित है, वो मुझे देता रहा। अच्छा, मैं मुस्कुराता रहा। मैंने कहा कि जब उसकी गाली देने की थोड़ी वो स्पीड कम हुई तो मैंने कहा गाली दे चुके तो बताओ बात क्या है। मुझे तो पता ही नहीं किस बात पे तुम इतनी गाली दे रहे हो। फिर चालू हो गया, फिर उसने सलमान खान का एक डायलॉग बोला कि इतनी गोली मारूंगा कि पूरा जेल छल्ली हो जाएगा, और वो बिल्कुल बड़ा गंभीरता से कर रहा था। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं डरता वरता हूं नहीं, और तो मालूम है यहाँ कहाँ हूं, क्या मैं जानता हूं बिल्कुल, तो मैंने कहा बिल्कुल जानते हो ही तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर तुमको लगता है कि गोली मारने से तुम्हारा भला हो सकता है तो चले आओ, उससे कौन सी दिक्कत है, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसको तब भी नहीं समझाया। उसके बाद वो लगातार जब हमने कहा ऐसा है, तुम ये बात तो बताओ परेशानी क्या है तुम्हारी, तब उसने करीब आधे घंटे बाद बताया कि मेरे बाप मर गए थे और मेरा ये लिया और 3 लाख ले लिए और वो ले लिए। अरे हमने कहा उसमें जो भी तुमको लगता है अनुचित है वो बताओ, उसका समाधान निकाल देंगे। और उसको 1 मिनट डायलॉग और बोला जो सच है उसको भी रट लो, ये रटने वाली डायलॉग है ये। मैंने कहा देखो ऐसा है कि यदि तुम्हारी गोली से मेरी मृत्यु लिखी है तो इसको कोई टाल नहीं सकता है, तुम्हारी गोली से मृत्यु होगी, और अगर नहीं लिखी है तो तुम चाहे उल्टे खड़े जाओ, नहीं कर मार सकते मुझे, असंभव है। इसलिए मैं इस गोली से धमकी में डरता नहीं हूं, मैं बिल्कुल वैसे ही हूं, और लेकिन मैं करुणा से भरा रहता हूं, इसलिए हमेशा सबका भला करता हूं। तो मैंने कहा जो तुमको दिक्कत हो बताओ, मैं करवा दूंगा। अब थोड़ी देर बाद उसने, मैंने कहा इतना बिल भेज दो, मैंने कहा आने की जरूरत नहीं, बिल भेज दो जो तुमको लगता है तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं और तुम्हें आपत्ति है उसको लिख दो, तो मैं उसको अकाउंटेंट से कह दूंगा, अपना अकाउंट नंबर दे दो तो वो ट्रांसफर करवा देंगे। वेल, थोड़ी देर बाद एक आईजी साहब का फोन आया, कह रहे वो मेरा साला है और वो परेशान था इसलिए वो ऐसा कह गया, प्लीज बुरा ना माने। मैंने कहा मैंने बुरा माने नहीं, लेकिन उसको समझाने इसकी जरूरत क्या थी, इतने उसने विश्लेषण बताया, इसका कोई फायदा तो नहीं। उसके बाद उन्होंने भेजा, मैंने उसको भेज दिया, मैंने फिर दूसरे दिन वो हाथ जोड़ते हुए चले आए।
वही गोली मारने वाले हाथ जोड़ के चले, जो उनकी समस्या थी वो समस्या का निदान हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में यदि आप अपना संतुलन नहीं खोते हैं, यदि आप अपना भाव नहीं खोते हैं, आपका करुणा प्रेम का भाव नहीं खोते हैं, तो आपका कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है। तो मुझे तो भाई पूरे जीवन में कभी कठिनाई नहीं हुई, और चूंकि इतना बड़ा बृहद स्तर हो गया है तो सब तरीके के लोग आते हैं, सब तरीके बात करते हैं और बड़े प्रेम से सब निपट जाते हैं। जो डायलॉग मार के गए उन्हें पता नहीं था कि सलमान अगली स्पोर्ट की दूसरी तरफ गए। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि हमने देखा है सर, आपकी जीवन शैली में आपका आध्यात्मिक जीवन और योगा की तरफ बहुत झुकाव है सर, इसका कारण क्या है और ये झुकाव कब से है सर? देखिए, मोटे तौर से तो मैं बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति का था, करुणा प्रेम मेरा स्वभाव था, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या है, कि वास्तव में ये क्यों धारण करना चाहिए। लेकिन इधर रिसेंट पास्ट में मेरे कुछ ऐसे अनुभव हुए जिसके बाद मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ये स्वीकार होना चाहिए। और मैं एक स्टडी बताना चाहूंगा। एक स्टडी है जो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कंडक्ट कराई थी हार्ट अटैक के मरीजों पे, और उसको 3 मेडिकल कॉलेज और एक मेडिटेशन सेंटर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड KEM मेडिकल कॉलेज मुंबई एंड माउंट आबू मेडिटेशन सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का, 4 जगह ये स्टडी कंडक्ट की गई। और उसमें उन रोगियों को लिया गया जिनके या तो हार्ट अटैक होने के बाद एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, या एंजियोप्लास्टी 2 बार हो चुकी है, और वो बिल्कुल इनक्यूरेबल मरीज थे। और उनके साथ जब मेडिटेशन और बाकी दूसरी विधा के माध्यम से जो उनका इलाज किया गया तो 93% पेशेंट ठीक हो गए परमानेंटली। जो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका 20-25 होता था, वो आदमी एक कदम चल नहीं सकता था, वो दौड़ लगाने लगा और आज भी जीवन में खुश हैं। और मैंने दर्जनों उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर इलाज हुआ था उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। उस स्टडी को देखने के बाद मेरा मन बदला और मुझे लगा कि इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो ये समझ में आया कि ये सारी जो बीमारियों की जड़ है, सारी बीमारियों की जड़, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर, इन सारी की सारी जड़ मेरे विचारों में है। जब जब हम निगेटिव विचार लेते करते हैं तब तब हमारे अंदर ये बीमारी पैदा होती है। और बीमारी पैदा होने का कारण वही है सिंपैथिक सिस्टम। हम सिंपैथिक को 24 घंटे, इस समय 800 करोड़ आबादी है, सब सिंपैथिक ओवर ड्राइव रहते हैं एकदम गर्म हालत में। और सिंपैथिक सिस्टम काहे के लिए बनाया गया है? इमरजेंसी के लिए। ये इसलिए नहीं बनाया गया कि दिन भर सिंपैथिक ओवर ड्राइव में है। तो हम इस समय क्या करते हैं? जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, ये 24 घंटे करते हैं। तो ये करते हैं तो ये हमारे सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है और सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्साइटेड उनको रिलीज करती है। तो इस तरीके से हम सिंपैथिक ओवरड्राइव में 24 घंटे रहते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर वो ऐसी प्रक्रिया करती है कि हम सब बीमार हो जाते हैं। और क्या प्रक्रिया है वो एक लाइन में बता देते हैं कि जब इस तरीके की प्रक्रिया होती है तो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनते हैं। वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल एक हर सेल के अंदर बनते रहते हैं, 24 घंटे बनते हैं और वो 1 सेकंड में 60,000 तक अगर बनते हैं वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल, तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबोलाइज कर सकती है। लेकिन ये तब बनते हैं 60,000 के अंदर जब हम प्रेम, करुणा, दया, सद्भावना में रहते हैं। हम 24 घंटे लड़ झगड़ रहे हैं, उल्टे सीधे विचार पैदा कर रहे हैं, तो उनकी संख्या 60,000 से बहुत ज्यादा होती है जो कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होते हैं। तो उसी सेल के अंदर बने रहते हैं और उसी को डैमेज करते रहते हैं, इम्यून सेल को गिरा देते हैं। तो जो इम्यून सेल से जो हम कैंसर सेल और बैक्टीरिया, वायरस जिनको एंगल्फ करके और किल करने काम जिनका डिफेंस आर्मी है हमारे शरीर की, तो वो भी खत्म हो जाती है। इस तरीके से हमारे अंदर कोई ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म आया वो तुरंत फ्लेयर अप करके बड़ा हो गया। हम लोग बीमार होने के लिए नहीं बनाए गए इस प्रकृति द्वारा। हम लोगों का जन्म हुआ था कि हम 150 वर्ष तक स्वस्थ रहेंगे और हम अब 100 साल भी नहीं पहुंचते और अस्वस्थ रोज लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन करना होगा, अपने थॉट प्रोसेस का परिवर्तन करना होगा, तो हम सब बीमारियों को रोक सकते हैं। इसने मुझको आध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट किया और चूंकि वो अध्यात्म मेरा बाकी लोगों के अध्यात्म में फर्क है, मेरा अध्यात्म मेडिकल अध्यात्म है, जिससे मैं
कैसे व्यक्ति रोग मुक्त रहे, इस विधा का नाम रखा गया है 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। जो हम लोग इलाज करते हैं वो सिंगल डायमेंशनल हेल्थ केयर है। जो कुछ होता है उसको करेक्ट करते हैं। डायबिटीज है, एंटी डायबिटीज दे दी, हाइपरटेंशन है, एंटी हाइपरटेंशन दे दिया, और जो बीमारी है उसको उसका दवा दे दी। लेकिन कभी हम उसको ये नहीं सोचते हैं कि इसको डायबिटीज क्यों हुई, इसको हाइपरटेंशन क्यों हुआ, इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ, इसके वायरल इन्फेक्शन क्यों हुआ, इसको कैंसर क्यों हुआ। तो जब तक उसका निदान नहीं करते तो रिकरेंस होती रहती है। मतलब हार्ट अटैक के मरीज सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कभी नहीं ठीक होते। आपने एक बार एंजियोप्लास्टी की 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद फिर हो जाएगा उसको ब्लॉकेज, और अब फिर करेंगे, फिर होंगे, क्योंकि रूट कॉज उसका वही है, उसकी सोच तो वैसी है। वो हरी भरी करी में ही बिजी रहता है 24 घंटे, सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव रहता है, तो कभी ठीक हो नहीं सकता है। तो उसने मुझको आध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट किया, और अब मैं इस बात के लिए स्वयं भी प्रयास करता हूं कि मेरा जीवन बिल्कुल उन सारे गुणों को धारण करे जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, और हम दूसरों को भी उसका रास्ता दिखाते रहते हैं साइंस के माध्यम से। क्योंकि किसी आदमी को ये कहा जाए आप सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको दान दो, सबको अच्छा काम करो, क्यों करें? पूरी दुनिया तो उल्टा कर रही है, मैं क्यों करूं? लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरे उस सब काम को करने से मेरा ही भला है, किसी उसका भला हो ना हो, लेकिन मेरा तो भला तुरंत हो जाता है कि मेरे सब पूरी बॉडी में सब उसी तरीके से संसन पहुंच जाते हैं, सारी की सारी वैसे ऑर्डर पहुंच जाता है, और हम स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं। क्योंकि हर मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ 3 ही है, सुख, शांति, आनंद। ये तीनों चाहिए। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए करोगे, खुशी मिलेगी, आगे चल के बड़े आदमी बनेंगे, यही तो इंसेंटिव है। लेकिन इस प्रोसेस में नहीं है जो हम रोज करते हैं। दूसरा यह है कि हम लोग एक और चीज नहीं जानते हैं कि हमको जीवन में सिर्फ वर्तमान में रहना चाहिए। जीवन सिर्फ वर्तमान में है, न पास्ट में है न भविष्य में है। तो जब जब हम पास्ट के लिए सोचते हैं तो हमेशा बुरी घटनाएं याद आती है, उसने ऐसा कर दिया था, उसने ये गड़बड़ कर दिया था, वो गड़बड़ कर दिया, उसके प्रति दुर्भावना पैदा होती है, और उसका एंड रिजल्ट है दुख। जब जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो सोचने की कला आती नहीं है, तो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये गड़बड़ हो जाए, वो गड़बड़ हो जाए, सब नेगेटिव सोचते हैं, तो पैदा होता है भय, फियर। और ये दोनों जीवन नहीं है। तो न पास्ट कभी वापस आ सकता है, पास्ट हो गया गया, वो कभी नहीं आएगा। भविष्य भी कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि भविष्य जब आता है तो वर्तमान बन के आता है, भविष्य कभी नहीं आता कि भविष्य में आएगा। और हम हर पल या तो पास्ट में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं। तो हमको वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में ही आनंद है, खुशी है। तो अगर जैसे हम इस समय बैठे हैं तो हम सिर्फ वर्तमान में यहां हैं, न पीछे हैं न आगे हैं। तो यही जीवन है, और इसमें सुख, शांति, आनंद भरपूर रहना चाहिए। तो आप आगे भी अच्छा करेंगे, भविष्य के लिए भी अच्छा करेंगे, और वर्तमान तो आपका अच्छा होगा ही होगा। और सर आगे की तरफ बढ़ते हुए सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका आइडल या मोटिवेशनल फिगर कौन है सर? देखिए, मेरे आइडियल ज्यादातर जो लोग हैं वो ज्यादातर जो शरीर छोड़ चुके हैं या तो वो लोग हैं, और बाकी जो लोग जिंदा हैं उसमें भी कुछ लोग हैं जो मेरे आदर्श हैं। बड़ा अजीब तरीके की ये घटना है कि मैं उन लोगों को आदर्श नहीं मानता हूं जो लोग सिर्फ सफल हैं। अगर औद्योगिक क्षेत्र में मैं किसी को नाम लूं तो हमारे लिए आदर्श हैं रतन टाटा, हमारे आदर्श हैं अजीम प्रेम जी, हमारे आदर्श हैं नारायण मूर्ति, हमारे आदर्श अंबानी और अदानी नहीं है। क्योंकि मैं वो काम करना चाहता हूं जो समाज के कल्याण के लिए हो, और इन सब लोगों के अंदर भावनाएं ऐसी हैं कि जो समाज का कल्याण सोचती हैं। जो राजनीति में के क्षेत्र में जिनको मैं आदर्श मानता हूं उसमें बहुत थोड़े लोग हैं, वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल लोक कल्याण में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। और सुनकर के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी तरह कन्वोकेशन में एक जगह थे, ऐसे भाषण दे रहे थे, भाषण देते उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने एक दिन भी कभी किसी की सेवा नहीं ली, एक दिन भी कभी बीमार नहीं हुए वो। तो ये जीवन है जो जब आप खुशी बांटते हैं, खुशी चारों तरफ से आपके लिए आती है। और बाकी जो एनलाइटेंड सोल हैं जिनको मैं बहुत आदर करता हूं, जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया, और वो उस आज सूक्ष्म शरीर भी जरूर है लेकिन उसी उन्नत स्थिति में है, और वो हैं आचार्य श्री राम शर्मा, विवेकानंद, योगानंद,
आचार्य रमण, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद, ये लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत आदर्श हैं, जिनके साहित्य को भी मैं पढ़ता हूं, जिनके बारे में मैं पूरी देखता हूं कि किस तरीके से, जैसे विवेकानंद जी है, विवेकानंद जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन विवेकानंद ने जीवन जीने के जितने आदर्श बताए हैं, मतलब उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। एक स्वामी योगानंद हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी विद्यार्थियों को उस बुक को पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहता है उस बुक को उसको पढ़ना चाहिए। उसको जीवन में सारे जो रहस्य हैं उसको पता चल जाएंगे कि क्या करना चाहिए हमें। सर, आनंद फिल्म की बात की, सर आपके साथ ये स्टेज गुजार के बहुत आनंद आया और ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आप सब